ओके। सो गाइस, ये आपका जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। एक्चुअली इसको हम स्ट्रीम कर रहे थे, है ना, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, बट थोड़ा सिस्टम लैग होने लगा, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग बंद करनी पड़ी। एंड उसके बाद हम फिर से अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड वाला पार्ट आपको मिल जाएगा पार्ट 2 में ही, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, एक गूगल मीट का लिंक आपको सेंड कर देते हैं जल्दी से, ताकि जो भी लोग बच्चे थे वहाँ पे वो लोग कनेक्ट कर पाएँ। ओके, न्यू मीटिंग एंड लेट मी गो देयर। मीटिंग का लिंक क्रिएट करते हैं गाइस। लैग तो शायद अभी भी हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। हमने इसको कॉपी किया और हमने इसको, ठीक है, व्हाट्सएप किया। ग्रुप तो यही है, दैट्स गुड। हमने व्हाट्सएप किया एंड भेज दिया। सो अभी हमें क्या करना है ना, इसको ओपन कर लेना है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी बार बार जा करके लोगों को वन बाय वन ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, और मैं गैस स्क्रीन अपना शेयर कर लेता हूँ ताकि सबको स्क्रीन भी विजिबल रहे। मुकुल जरा चेक करना व्हाट्सएप पे। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है ऋषान, एक्चुअली ना वो थोड़ा सा, ओके ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा था। ठीक है, आई होप कि अब इसमें नहीं होगा। वो तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम का, बट रेस्ट ऑफ पार्ट जो है इसको मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा था लाइव स्ट्रीमिंग में, हमारी जो वीडियो थी, हमारी जो भी कुछ हमने सोर्सेस यूज किया, वीडियो, स्क्रीन और ऑडियो, इन सबको क्या कर रहा था, वो कन्वर्ट कर रहा था और लाइव आपके पास भेज रहा था, वो भी 10 से 12 सेकंड के अंदर। इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी रिसोर्स हमारा यूज कर रहा था सिस्टम का, और साथ ही साथ डेटाबेस वगैरह भी है, इस वजह से थोड़ी सी लैग हो रही थी चीज़ें, तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अभी भी ओबीएस चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बट उसी टाइम पे कंपाइल करके भेज नहीं रहे ना, तो इस वजह से उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज हो रही होंगी। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों को, ठीक है, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे और ये विजिबल है और रिकॉर्डेड भी है। ये भी मैं पार्ट 2 में ही डाल दूंगा, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। सो गाइस, हमने बोला था कि अगर आपने कोई पैकेज स्टेटमेंट बनाया है। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है, एक सेकंड देना मुझे, जस्ट बस एक सेकंड देना। हाँ, नहीं आ रही होगी, यहाँ से म्यूट है ना। सनी, अभी आवाज़ जा रही है क्या? सनी, अभी आवाज़ जा रही है क्या? सनी, अभी आवाज़ जा रही है क्या मेरी? हाँ सर, अब आ गई सर। ओके यस ओके, सर। एक्चुअली वो थोड़ी सी मेरी ही गलती है, ओबीएस चल रहा था ना, इसलिए मुझे आइडिया नहीं लगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एक बच्चे को डाउट था यहाँ पे कि मैंने क्या बोला कि इस वाले लाइन पे देखो जरा, कौन सी लाइन है, ठीक है। अगर मान लो हमने अपने जावा के सोर्स फाइल के अंदर कोई पैकेज स्टेटमेंट लिखते हैं, और लिखने के बाद अगर हमारा जो डेस्टिनेशन फोल्डर जहां हम दे रहे हैं कि बॉस यहां से आपको पैकेज को क्रिएट करना स्टार्ट करना है, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है सिस्टम में, तो क्या होगा, तो वहां पे एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर। अब इसका मतलब क्या था, चलो अभी हम देख लेते हैं। देखो अभी तो सही चीजें चल रही हैं। मान लो हम, मानना है क्या, डेस्कटॉप में आ जाओ, और कल हमने देखा था ना इंपोर्ट स्टेटमेंट जावा सोर्स फाइल डेमो, इसी के अंदर आ जाओ और कोई नई फाइल बना लो जरा। ठीक है, क्लास है और इस क्लास का नाम क्या लिखना चाह रहे हो आप, जो चाहो लिख दो। एक काम करते हैं, इसको देते हैं डेमो 02, ठीक है, ये डेमो 02 है। यहाँ पे हम पैकेज का स्टेटमेंट भी देने जा रहे हैं गाइस। पैकेज क्या है, एक तरीके का रिजर्व्ड वर्ड है, इसलिए स्मॉल लोअर केस में, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोला कॉम डॉट बाइट कोड डॉट, उसके बाद हमने बोला P1, ऐसा कुछ हमने दिया, ठीक है। अब जब इसको हम कंपाइल करने जाएंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि ये कॉम वाला जो फोल्डर स्टार्ट करने का प्रोसेस है वो कहां से करना है। कॉम बनेगा, उसके बाद बाइट कोड सब फोल्डर बनेगा, फिर P1 सब फोल्डर बनेगा, लेकिन ये बनाना स्टार्ट कहां से करना है, डेस्टिनेशन तो बताओ, ठीक है, तो वो हम बताएंगे। चलो कंपाइल करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+S एंड Ctrl+V करते हैं। कहां पे सेव हो रहा है, सोर्स फाइल के अंदर, Ctrl+V करते हैं, गुड हो गया। अब कंपाइल जब करने जा रहे हैं
देखो यहाँ पे जावा सी स्पेस, उसके बाद हाइफन डी। अगर हम चाह रहे हैं क्या कि जो पैकेज स्टेटमेंट हमने यूज किया वो यूज हो, हाइफन डी उसके बाद हमें क्या देना होता था, डेस्टिनेशन फोल्डर। अब यहाँ पे अगर हमने डॉट दे दिया, इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या कि अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, जावा सोर्स फाइल डेमो। यहीं पे क्या करना है आपको, यहीं से आपका जो पैकेज बनाने का प्रक्रिया है यहीं से स्टार्ट करना है। तो जावा सोर्स फाइल डेमो के अंदर एक पैकेज बनेगा कॉम, उसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा, पैकेज मतलब फोल्डर ही कर लो। तो जावा सोर्स फाइल डेमो के अंदर एक फोल्डर बनेगा कॉम, उसके अंदर एक और सब फोल्डर बनेगा बाइट कोड, उसके अंदर एक और सब फोल्डर बनेगा P1, उसके अंदर जाकर के आपकी क्लास होगी कौन सी, डेमो 02 डॉट क्लास। अगर मैंने डॉट यहां दे दिया तो यहां पे कोई भी आप वैलिड डिक्शनरी दे सकते, मतलब आप डायरेक्टरी दे सकते हो, बेसिकली जो मौजूद है आपके सिस्टम के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो। कुछ भी इन द सेंस, जैसे मान लो यहां पे हम चले गए, अभी हम कहां हैं, पीडीएफ नोट्स के अंदर हैं, ये एक डायरेक्टरी है हमारे सिस्टम के अंदर है ना। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो चलो डेस्कटॉप पे आ जाओ, डेस्कटॉप तो दिख रहा है, ये वैलिड आपके पास क्या है, डायरेक्टरी है। और चलो नोट्स के अंदर ही आ जाओ, थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ में आए चीज़ों को। और हम यहाँ पीडीएफ के अंदर आ जाते हैं, चलो ठीक है। ये आपको एक डायरेक्टरी दिख रहा है, हमने क्या कंट्रोल सी दिख रहा है, लास्ट में क्या है पीडीएफ नोट्स, ठीक है। हम जा रहे हैं इसको क्या करने, कंपाइल करने, और हमने ये दे दिया। अभी पीडीएफ नोट्स जो है बीच में स्पेस आया हुआ है, ठीक है, तो उसको अलग चीज मानेगा, अलग फोल्डर मानेगा। हम एक काम करते हैं, बस पीडीएफ रखते हैं। ये अवेलेबल है क्या हमारे सिस्टम में, यस और नो, नहीं है ना। अब ये जो फोल्डर ही नहीं है और हम कह रहे हैं इस फोल्डर से जाकर के क्या करना है आपको, पैकेज की जो हमने स्टेटमेंट दिया वहां से क्रिएट करना है, फोल्डर बनाना। तो जब है ही नहीं तो क्रिएट कहां से करेगा। आपकी क्लास का नाम क्या था, डेमो 02 डॉट जावा। लो देख लो खुद ही क्या कर रहा है, कंपाइल कर दिया और दिया कहां पे, पीडीएफ के अंदर। ये क्यों दे पा रहा है, यहां तक तो आपका वैलिड है ना, यहां तक तो वैलिड है। इसके बाद इसने क्या किया, पीडीएफ एक बना देगा। आपके पास पीडीएफ नोट था, होता क्या है कि अगर ऑलरेडी कोई मौजूद है, जैसे मान लो हमने यहां से यहां तक दिया आपको, यहां तक तो मौजूद था ना, यहां तक मौजूद था। इसके बाद इसने एक पीडीएफ करके एक फोल्डर बना दिया। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल बनाएगा, बना दिया होगा। आ जाओ फोल्डर पे अपने, कहां पे है हम, विष्णु नोट्स जावा के अंदर, ठीक है। आ जाओ, देखो विष्णु नोट्स जावा, डेस्कटॉप पे आओ। डेस्कटॉप कहाँ है, विष्णु नोट्स जावा, डबल टैप करो। यहां पे दिखा पीडीएफ बना, अभी बनाया ना, क्योंकि यहां से यहां तक की तो डायरेक्टरी उसको मिल रही थी। अब मान लो अगर आपने यहां पे कुछ चेंजेस ऐसे खतरनाक कर देता जो आपके सिस्टम के पास मौजूद ही नहीं है, हम दोबारा इसको कंपाइल करने जा रहे हैं और इस बार हम जहां सी है ना उसको हम एफ बना दे रहे हैं, क्योंकि एफ हमारे पास नहीं है शायद, हम देख लेंगे। अभी हम देख लेते हैं एक बार के लिए, एफ है क्या हमारे पास, है तो एक काम करते हैं हम जेड लिख देते हैं, वो तो नहीं है ना, तो हम एक काम करते हैं इसको जेड बना देते हैं। अब क्या आना चाहिए, जो है ही नहीं उसको आप करने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा कैपिटल में सबने लिखा है, हम कैपिटल में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अब लिख दो कैसे भी लिखो। अब फिर से कंपाइल करो जरा, क्या आया, एरर व्हाइल राइटिंग डेमो 02 कुड नॉट क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज। यही वहां पे हम एरर बता रहे थे। अगर आपके पास जहां पे आपने डेस्टिनेशन फोल्डर दिया, डेस्टिनेशन फाइल दिया, डायरेक्टरी दिया कि डेस्टिनेशन यहां से स्टार्ट करना पैकेज बनाना, अगर वो आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, मौजूद है, तब तो बना देगा। अगर मौजूद ही नहीं है तो क्या बोलेगा, बॉस नहीं हो सकता। ध्यान देना, मौजूद होने का मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला पैकेज, लास्ट वाला फोल्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट वाला है, इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर यहीं पे यही नहीं मौजूद होता, उसके अंदर हम बोलते ये बना दो, कहां से बना देता। लास्ट वाला जो फोल्डर है कुछ भी लिखो चलेगा, अगर फोल्डर मौजूद है तो वहां जाके रख देगा, अगर नहीं मौजूद है तो बना देगा, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट तो चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, यही वाली एरर वहां उस लाइन में कही जा रही थी गाइस, इस लाइन में एरर यही वाली कही जा रही थी। इफ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी -d डज नॉट एग्जिस्ट, कंपाइल टाइम एरर, वैलिड डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, यही चीज हम बोल रहे थे। अब समझ में आ गया मुकुल, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैलिड सोर्स फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी जो फाइल है वो बिल्कुल क्या हो, एम्प्टी हो, ये भी वैलिड सोर्स फाइल है। अरे जावा की क्लास तो आप लिख सकते हो ना जिसके अंदर कुछ लिखे ही ना हो, वैलिड तो है ना। मेरा मतलब ये है
यही क्लास था ना, कंट्रोल ए करो, हटा दो, कंट्रोल एस करो, सेव है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड तो है। कंपाइल करने जाओगे तो क्या होगा, करके देखें, करके देखते हैं, और क्या। जब है नहीं तो कंपाइल किसको करोगे, देखते हैं। जावा सी, उसके बाद क्या था, जावा सी डेमो 02 था, 2 था, कहाँ लिखा है, 02 है ना, डॉट जावा, फाइल का नेम तो यही था। और ये कह रहा है बॉस कंपाइल हम कर रहे हैं, तो कर दे। जब कुछ है ही नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं ना अपने को। अब इसको एग्जीक्यूट करने जाओ, श्योर मैं करता हूं, जावा स्पेस डेमो 02, अगर कुछ मिला तो कितने की शर्त कुछ नहीं, लो ये तो ऐसा कुछ कर रहा है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, ये यहां से उठाया था, ये ऑलरेडी बना हुआ था, पहले से बना हुआ था, ये आज का नहीं कल का ही बना हुआ था, ठीक है, ये कल का ही बना हुआ था गाइस, इसलिए ऐसा दे रहा था। एक काम करो, इसको हटा दो, और ये अब हट गया, और अब डेमो 02 है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से हम कंपाइल करने जाते हैं और करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है इस बार। कहेगा तो नहीं, कुछ भी कहना तो नहीं चाहिए, क्यों ही कहेगा, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। जब रन करने जाओगे तो वही बोलेगा मेन मेथड नहीं मिल रहा है, कल जो हमने लिया था वहां भी मेन मेथड नहीं था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ओनली कमेंट्स है ना, अगर मान लो आप जावा के सोर्स फाइल के अंदर केवल कमेंट लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफॉल्ट ही माना जाएगा ना, क्या माना जाएगा, इम्पोर्ट ही माना जाएगा। अगर आपने केवल और केवल इंपोर्ट लिख दिया जावा के सोर्स फाइल में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल पैकेज लिखा, क्लास लिखा, इंपोर्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपको जरूरत नहीं थी इंपोर्ट करने की, नहीं किया आपने इंपोर्ट किया, क्लास लिखा, कोई बात नहीं, आप पैकेज नहीं बनाना चाह रहे थे, ये भी वैलिड है। आपने पैकेज लिखा और इंपोर्ट भी लिखा, क्लास भी लिखा, हाँ ठीक है, हमें जरूरत है, हम चाहते हैं कि पैकेज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी डॉट क्लास फाइल जाकर के सेव हो, और दूसरे किसी फोल्डर के अंदर की जो हमारी क्लासेस इंटरफेस उसको हम यूज करना चाहे, इसलिए हमने इंपोर्ट भी किया। तो गाइस ये बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है, इसी को यूज भी करते हैं, है ना, हम पैकेज भी बनाते हैं और भी चीजें करते हैं। चलो अब ये हो गया, पैकेज से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम इंपोर्ट पे वापस आ रहे हैं, पैकेज के बाद इंपोर्ट पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों के लिए, तो हम इंपोर्ट अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट अब फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट, अब जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट का मतलब ही होता है अगर हम किसी ऐसे रिसोर्स को, यानी ऐसे क्लास को जावा के, या ऐसे इंटरफेस को यूज करना चाह रहे हैं, है ना, उसको एक्सेस करने की कोशिश करें अपने जावा के फाइल के अंदर, डॉट जावा फाइल के अंदर या जावा के क्लास के अंदर, हम उसको यूज करना चाह रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो, मेथड कॉल करना है, कुछ भी करना हो, जो कि हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, जो कि हमारे करंट सोर्स फाइल के अंदर नहीं है, जो कि जावा के java.lang पैकेज यानी डिफॉल्ट पैकेज के अंदर भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट करने का मतलब वो है कहां, वो तो बता दो, ये हमें करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। अब इंपोर्ट करने के लिए भी दो तरीके हैं, एक होता है इम्प्लिसिट इंपोर्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। इम्प्लिसिट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप बस पैकेज को बता देते हो कि कौन से पैकेज के अंदर की आपको डेटा चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। जैसे मान लो एक पैकेज हम बनाते हैं आपके सामने, ज्यादा बेहतर होगा, साथ में बनाते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। एक काम करो, डेस्कटॉप है ना ये, यहाँ पे हमने क्या कल क्लास बनाई थी, एक सिंपल सा हमने बनाया होगा फोल्डर, जावा सोर्स फाइल डेमो, यही है ना, इसके अंदर सारी चीज़ों को हटा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, हटा दो, सबको हटा दो, हमने हटा दिया, ठीक है, सब हट गया। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, दो अलग अलग क्लासेस बनाएंगे। अब इसके अंदर आ जाओ, यही चल रहा है ना, रिसोर्स को एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, हट गया, कुछ भी नहीं यहाँ पे। हम यहाँ दो क्लासेस बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा, दो क्या 3-4 बनाते हैं। हमने इसका लिया डेमो 01, डेमो 01, ये कहाँ किस पैकेज में बना, हम पैकेज दे देते हैं, पैकेज हमने बोला P1, सॉरी पैकेज P1, हमने बोला ये P1 के अंदर बनेगा डेमो 1, या एक काम करो इसका नाम भी कुछ रख लो, डेमो 1 ही रखते हैं, या कुछ मीनिंगफुल नाम रखना है, जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो ठीक है, अभी डेमो 1 रखते हैं, डेमो 1, डेमो 01, ठीक है, ऐसा कुछ रखा हमने। इसके पास एक हमने मेथड दे दिया, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक, सॉरी
ST, अच्छा कैपिटल से STATIC, स्टैटिक हमने बोला M1 मेथड है। रिटर्न टाइप तो बताना पड़ेगा ना, हमने बोला ये वाइड रिटर्न टाइप है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, हमने बोला ये M1 मेथड है गाइस, ये M1 मेथड है। इसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, बस सिंपल सी लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ऐसा कुछ रिटर्न करने जा रही है। क्या रिटर्न कर रहा है देख लो जरा, ये क्या कर रिटर्न कर रहा है, M1 मेथड फ्रॉम कहाँ से, डेमो 01, ऐसा ही ना, और क्या है पैकेज P1 पैकेज, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा एक मैसेज है। चलो ठीक है, इसको एक काम करो, कंट्रोल, इसका नाम कंट्रोल C करो, कंट्रोल S करो, कंट्रोल V करो, सेव हो रहा है, होने दो। सर लास्ट में सेमी कॉलम लगाना। क्या हुआ, सेमी कॉलम कहाँ, अच्छा ठीक है यहाँ पे, ओके ओके ओके, यहाँ पे सेमी कॉलम मिस हुआ था, कंट्रोल S कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, और आते हैं कंट्रोल V करते हैं और इसको हम सेव करते हैं। दिख रहा है क्या, एक हमने क्लास बनाई, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी हमने कंपाइल नहीं किया, कंपाइल करने जा रहे हैं, अब कंपाइल करने जा रहे हैं बॉस। कैसे करने हैं, जावा सी स्पेस -d, -d मतलब डेस्टिनेशन, कहाँ पे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रख रहे हैं। तो ये जो P1 बनेगा ना फोल्डर, ये कहाँ बनेगा, हमारे इस करंट फोल्डर के अंदर, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो इसी के अंदर एक P1 फोल्डर बन जाएगा और इस फोल्डर के अंदर क्या जाएगा, demo01.class फाइल, यही जाना चाहिए ना, नाम क्या था अपने क्लास का, demo01.java, यही था ना। ये कंपाइल हो गया, इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, इट्स ओके, हमें इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करना, बस हम इसको यूज करेंगे कहीं, हो गया ना। अब यहाँ रिफ्रेश करो एक बार, P1 दिखा, अब इस P1 के अंदर आपकी वो क्लास मिली होगी, खैर ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं ना। एक और क्लास बनाओ जरा, एक और बनाओ जरा, हमने बोला ठीक है, ये क्या है, डेमो, ये कौन सा है, 02, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये डेमो 02 जो है, इसको भी हम सेम पैकेज के अंदर रखते हैं, पैकेज P1, सेम पैकेज के अंदर हम रख रहे हैं। इसके अंदर क्या है, M2 मेथड है, यहीं से कॉपी कर लें क्या, कौन बार बार लिखे इतना और क्यों लिखे, कंट्रोल C करो, आ जाओ इसमें, कंट्रोल V करो। अब ये जो M1 है इसको M2 कर लो केवल, और इसको भी M2 कर लो, एंड इसको क्या कर दो, 2 कर दो, एंड P1 पैकेज, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना। कॉपी करो, कंट्रोल C करो, कंट्रोल S करो, कंट्रोल V करो, हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है अपना, यही है ना, ठीक है, यही वाला है। फिर से कंपाइल करो, बस नाम इस पर चेंज कर लेना, डेमो 02, ठीक है। अब दूसरा भी कंपाइल हो जाएगा, वो भी कहाँ जाएगा, P1 के अंदर ही जाएगा, जाएगा ना। तो P1 पैकेज के अंदर 2 डॉट क्लास फाइल पहुंच गई, डेमो 01, डेमो 02, मेरी बात समझ रहे हो, चलो ठीक है। अब चलो एक दूसरी क्लास हम बनाने जा रहे हैं, सेव कर लो इसको, एक दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे फाइल के अंदर न्यू पे आओ, जावा लिखो, ठीक है। और यहाँ पे अब आप एक फाइल बनाने जा रहे हो, इसका नाम है, या टेस्ट ले लो, टेस्ट डेमो, ऐसा कुछ, जो भी मन करे आप ले सकते हो, टेस्ट डेमो, ये है टेस्ट डेमो। यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हो, पहले तो ये मेन मेथड है, एक काम करो, हेलो वर्ड लिख लो, चलो ठीक है, प्रिंट हो जाने दो इसको भी। इसके बाद आप क्या करने जा रहे हो, आप यहाँ जो डेमो 01 है, दिख रहा है क्या, ये जो डेमो 01 है, इसके इस M1 मेथड को कॉल करना चाह रहे हो। तो ये स्टैटिक मेथड है, डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं कहीं भी, यस और नो, कर सकते हैं ना। तो यस, हाँ ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, आपको क्या लिखना है, क्लास का नेम डॉट M1 मेथड, यही ना, मेरी बात समझ रहे हो, यही होना चाहिए। अब हाँ ठीक है, अब डेमो 2 से भी हमें क्या करना होगा, कंट्रोल C करो और M2 को कॉल करना, डॉट M2, ठीक है, ये कॉल हो जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान दो, अभी आपका ये जो सोर्स फाइल कहाँ है, कौन से फोल्डर में है, कौन से सोर्स फोल्डर, ये आपकी जो सोर्स फाइल है कौन से फोल्डर में है, इसका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, हाँ बताओ, इसको सेव कर लेते हैं, हाँ इसको सेव भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर, ठीक है, सेव कर लिया हमने। अब तो दिख रहा है ना यहाँ पे, जावा सोर्स फाइल डेमो के अंदर हमारी क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पे सोर्स फाइल रखी गई है। अब अगर इस सोर्स फाइल के अंदर, मतलब इस
करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अगर आपका डेमो 01 डॉट क्लास फाइल और डेमो 02 डॉट क्लास फाइल अगर अवेलेबल होगी तब तो हमारा काम हो जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं हुई तो एरर, पहले तो एरर आएगा ना, वो क्या करना पड़ेगा वो बात की बात है। तो चलो ठीक है, अभी 2-3 एरर आएगा और हमने जानबूझ के उसको स्टार्टिंग में सही नहीं किया क्योंकि हमें पता है जब आप प्रैक्टिस करोगे आपसे गलती होगी, इसलिए हम उस गलती को रिपीट करेंगे आपके सामने। ठीक है, हमें क्या करना है, पैकेज तुमने रखा नहीं है किसमें, लास्ट वाले में, इसमें टेस्ट डेमो में पैकेज तो रखा नहीं है तो हाइफन डी देने की जरूरत नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना गाइस, जरूरी नहीं है कि जब पैकेज रहे तभी आप डेस्टिनेशन फोल्डर बनाओ। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं हमारी डॉट क्लास फाइल किसी और फाइल में जाके सेव हो, तो कंपाइलेशन टाइम पे ही हम दे देते हैं। तो हाइफन डी हम दे सकते हैं कभी भी, चाहे पैकेज आपने स्टेटमेंट यूज किया चाहे नहीं किया। अगर आप चाहते हो कंपाइल होने के बाद हमारा जो ये डॉट क्लास फाइल है वो किसी दूसरे स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाके बने, तो आप डेस्टिनेशन फोल्डर दे दो, डेस्टिनेशन आप डायरेक्टरी दे दो, जो भी डायरेक्टरी दोगे वहां पे जाके सेव हो जाएगा। अगर आपने पैकेज बनाया होगा तो जो डायरेक्टरी आपने डेस्टिनेशन दिया वहां से फिर पैकेज बनना चालू होगा, उसके अंदर सेव होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? बहुत बार ये चीजें देखने को मिलती है, कुछ बच्चे रट लेते हैं नहीं पैकेज हुआ तभी हम हाइफन डी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो। हाइफन डी का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन फाइल या डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, कि आपकी जो डॉट क्लास है इस सोर्स फाइल के अंदर जितने भी क्लास हैं उन सब के लिए डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी और ये डॉट क्लास फाइल कहां जाकर सेव होनी चाहिए वो आप देते हो हाइफन डी के आगे डेस्टिनेशन फोल्डर। अब अगर आपने पैकेज भी यूज किया है तो पहले तो डेस्टिनेशन फोल्डर में आप जाओगे एंड उसके बाद क्या होगा, वहां से आपके पैकेज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फोल्डर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट वाली फोल्डर के अंदर आपका डॉट क्लास फाइल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यहां हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे क्लास का नाम क्या है, टेस्ट डेमो डॉट जावा, यही है ना, हमारे फाइल का भी नाम यही है। ठीक है, हमने कंपाइल किया और अब बताओ क्या होगा। कंपाइल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कैन नॉट एक्सेस, ये जो है डेमो 01.m1 ये एक्सेस नहीं हो सकता है। बेड सोर्स फाइल, फाइल डज नॉट कंटेंट क्लास। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये जो सोर्स फाइल है वो बैड है, सही नहीं है। ये जो सोर्स फाइल है उसने इस क्लास को कंटेंट ही नहीं किया। किसको? डेमो 01 को। प्लीज रिमूव और मेक श्योर इट अपीयर इन द करेंट सब डायरेक्टरी ऑफ द सोर्स पाथ। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है प्लीज श्योर करो कि जो भी आपने यूज किया यहां पे ये दोनों ये अवेलेबल हो। यहां पे अवेलेबल तो है नहीं, नहीं है ना? ठीक है, तो अब यहां पे दिक्कत क्या आएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इंपोर्ट। अब ये बताओ ये सोर्स फाइल जो है ये कहां पे है, जावा सोर्स फाइल डेमो के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? अभी आप कहां हो, आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है ना, और आप चाहते हैं कहां उस डेटा को लाना, यहां से P1 से, तो इसके यहां पे तो आप ऑलरेडी हो। अब यहां से अगर यहां पे जाना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस P1 लिख दो ना, P1 लिख दो। तो यहां पे क्या लिख दो, P1। P1 कहां से कंसिडर किया जाएगा, आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, तो इसी के अंदर तो P1 है ना। हाँ, तो आप कर देना, डॉट डॉट लगा के कर देना, P1 डॉट जो भी करना हो, com डॉट बाइट कोड डॉट IT सोल्यूशन अगर हमने दिया होता तो com डॉट बाइट कोड डॉट आप करते, उसका फिर लाके आप लास्ट में वो लिखते। अब P1 के अंदर मान लो अगर हम चाहते हैं कि जितने भी क्लासेस हैं वो सारे सारे एक साथ आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, P1 डॉट करके स्टार करेंगे और क्लोज करेंगे। ये क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे इंप्लिसिट इंपोर्ट किया, हमने उस पैकेज को इंप्लिसिटली इंपोर्ट कर लिया। अब इस P1 पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं ये सारे के सारे हमारे इस सोर्स फाइल के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ये नहीं करते हैं, रीजन है क्योंकि एक आपके पैकेज के अंदर, फोल्डर के अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपको 2-3 की जरूरत है, तो सबको क्यों लेकर के आना। अगर मान लो यहाँ पे 1000 अगर यहाँ पे क्लासेस होते P1 के अंदर तो सारे के सारे यहाँ आ जाते। अब जब हमारी ये सोर्स फाइल कंपाइल होती तो वहां टाइम ज्यादा लगता, हमारा परफॉर्मेंस डाउन होता। तो इसलिए रिकमेंडेड है हम इंप्लिसिट नहीं यूज करते हैं। गाइस अभी भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, अभी वो डिस्कस हम कर लेंगे। पहला तरीका तो ये था, इसको बोलते क्या है, इंप्लिसिट इंपोर्ट, इंप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। कैसे करते हैं, या एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ वही जैसे
कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको हम यहाँ करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? अब थोड़ा ज़्यादा मीनिंग बना रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये रिकमेंडेड भी नहीं होता है, ये रिकमेंडेड नहीं होता है। क्यों? इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है कंपाइलेशन टाइम पे। सारे के सारे आपके जो भी अवेलेबल क्लासेस इंटरफेस होते हैं सबके सब मुंह उठा के आ जाते हैं कहाँ? आपके सोर्स फाइल के अंदर। अब जब कंपाइलर कंपाइल कर दो सबको देख रहा होता है, अच्छा तुम भी हो, अच्छा तुम भी हो, अच्छा तुम भी हो, सबको कंपाइल करने लग जाता है। तो इसलिए हमारा परफॉर्मेंस डाउन होता है। रिकमेंडेड ये नहीं है, ठीक है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा कौन सा है? इंपोर्ट। आपने बोला P1 और आप बता रहे हो P1 में से किसको लाना है। आपने क्या बोला? डेमो 01, ऐसा ही बोलते हो ना? आ गया। एक और आप लाना चाह रहे हो, इंपोर्ट P1 डॉट, दूसरा कौन सा था? डेमो 02। अब इन दोनों को आप लेके आ गए, आप कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अभी भी है। आपने क्या बोला? बॉस इस सोर्स फाइल के अंदर हम इन दो पैकेज से, सॉरी इन पैकेज से दो क्लासेस को लेकर के आना चाह रहे हैं। किसको? डेमो 01 को, डेमो 02 को। कहाँ है वो? P1 में है। और P1 हम ढूंढ कहाँ से रहे हैं? अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी सोर्स फाइल यहां से ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर P1 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। उसके अंदर देखो क्लास है डेमो 01 डॉट क्लास, हाँ है। लेकिन बॉस ये जो आपका डेमो 01 क्लास था, ये जो डेमो 01 क्लास है, क्या ये पब्लिक है? नहीं। अब ये पब्लिक अगर नहीं है तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये कहां पे है? ये तो इसी के अंदर है। तो केवल इसी के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होगी और एक्सेसिबल भी होगी। अगर ये मान लो पब्लिक नहीं है, और ये पब्लिक नहीं है तो कहां है? ये पब्लिक नहीं है ना। और इसकी डॉट क्लास फाइल कहां है? इस P1 के अंदर है। इस P1 के अंदर डॉट क्लास फाइल है, दोनों की दोनों दिख रहा है यहां पे। अब इसको अगर आप यहां पे अवेलेबल भी करा लेते हो, यहां पे इंपोर्ट करके अवेलेबल करा लिए, लेकिन फिर भी आप उसको यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पब्लिक नहीं है। तो चलो एक बार हम सेव करते हैं इसको और करके दिखाते हैं। डिफॉल्ट होता है। नहीं, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? उसका जो एक्सेसिबिलिटी होती है, एक्सेस लेवल होता है, वो होता है क्या? करंट वर्किंग डायरेक्टरी और सोर्स फाइल करंट वाली, बस और कहीं नहीं। बस दो ही जगह होती है। देखो लिखा तो, एरर देखो, डेमो 01 इज नॉट पब्लिक इन P1, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। जिस पैकेज के अंदर है, P1 के अंदर है, तो P1 के अंदर आप कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाहर आप यूज करोगे तो उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, पब्लिक तो है नहीं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, एक काम करो, इसको पब्लिक बना लो बॉस। अब बनाओगे कैसे? क्लास तो यहां पे थी ना, डॉट जावा फाइल तो यहां थी, यही क्लास थी ना। कहां गई आपकी डेमो 01? ये है ना, इसको पब्लिक बना लो। पब्लिक बन गया। अब यहां कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं हो, कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफॉल्ट। अच्छा एक चीज और गाइस, जब आपको हमने पढ़ाया था कंस्ट्रक्टर, तो ये चीज मैंने थोड़ा सा छोड़ा इसीलिए था कि मुझे उम्मीद था कि ये चीज मैं ही पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, दिखाई दे रहा है क्या? कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो डिफॉल्ट पैरम कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और डिफॉल्ट पैरम कंस्ट्रक्टर का जो प्रोटोटाइप था, जो रूल था, हमने आपको शायद बताया था, डिफॉल्ट पैरम कंस्ट्रक्टर का जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जो हमारे क्लास का होता है। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया? नहीं बनाया। हमारे क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर बनाएगा उसका मॉडिफायर क्या रख देगा? वो पब्लिक रख देगा। अगर यहाँ पे हमारी क्लास कैसे होती? डिफॉल्ट होती। अगर यहाँ पे हमारी क्लास डिफॉल्ट होती तो यहाँ पे कंपाइलर जो कंस्ट्रक्टर बनाता ना डिफॉल्ट वाला, वो कैसा होता? वो भी डिफॉल्ट होता। तो ये जो रूल होता है केवल दो ही चीजों के लिए होता है गाइस। किसके लिए? या तो डिफॉल्ट हो या तो पब्लिक हो। प्राइवेट का कोई सीन ही नहीं, क्लास पर हम प्राइवेट बनाते नहीं है, प्रोटेक्टेड का भी सीन नहीं है। तो ये दो चीजों के लिए रूल होता है। कौन सा? डिफॉल्ट पैरम कंस्ट्रक्टर में प्रोटोटाइप में एक चीज और ऐड कर लेना कि हमारी जो क्लास होती है, क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, जब कंपाइलर हमारा डिफॉल्ट पैरम कंस्ट्रक्टर बना रहा होता है तो उसका जो डिफॉल्ट पैरम कंस्ट्रक्टर, उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो एग्जैक्टली सेम होता है क्लास के एक्सेस मॉडिफायर के। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये दो ही में लागू होता है, या तो डिफॉल्ट या तो पब्लिक। मेरी बात समझ गए ना? तो यहां हमने बना दिया पब्लिक, पब्लिक हो गया। अब ये क्लास हमने सेव किया। दूसरे वाले को भी हमने बनाया क्या? पब्लिक, हमने सेव किया।
बॉस अब हम फिर जाके अगर इसको कंपाइल करने की कोशिश करें, इसको हो जाएगा क्या? कितने लोग कर रहे हो जाएगा? चलो हम फिर से कंपाइल करते हैं, कितने लोग कर रहे हो जाएगा कंपाइल ऑनलाइन? कितने लोग कर रहे हो कि कंपाइल हो जाएगा? अरे बाप रे, इतने सारे बच्चे हैं क्या? 11 लोग कौन कौन है? कितने लोग कह रहे हो कि कंपाइल हो जाएगा? अमित, जिज्ञासा, मुकुल, रिया, रुशान, शनि, शोहेब। चलो ठीक है, आप तो रेगुलर के ही हो। अनुपम, आपको तो चीज़ें शायद थोड़ी सी बाउंस हो रही होंगी क्योंकि आपका क्लास रेगुलर नहीं है। कितने लोग कह रहे हो कंपाइल हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हो कंपाइल हो जाना चाहिए? अरे बोलो भाई। अच्छा, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वो मैसेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं मैसेज देख लेता हूँ। मैसेज बॉक्स देख लेते हैं। किसी ने तो मैसेज किया था, नहीं किया था किसी ने? अच्छा, आप लोगों ने हाथ उठाया है, ठीक है। कौन कौन है भाई? अनुपम, आपने बोला हो जाएगा, और कोई नहीं है क्या? अमित, कंपाइलर होगा? दिव्यांशी, जिज्ञासा, रिया, मुकुल, मुकुल आप तो यहीं पे हो, रुशान, शनि, सुहैब, बताओ भाई कंपाइल होना चाहिए कि नहीं? अब तो आप गूगल मीट पे आप बोल सकते हो। गैस होगा कि नहीं? अरे सब लोग शांत क्यों हो गए? मेरी आवाज जा रही है ऑनलाइन? यस सर, आ रही है। तो आप लोग बताओ ना फिर, क्या लग रहा है कंपाइल होना चाहिए कि नहीं? मेरे में तो एरर आ रहा है। अच्छा, आप में एरर आ रहा है आप में एरर आ रहा है यार, कॉन्सेप्ट तो देख लो भाई। और रिया, दिव्यांशी, जिज्ञासा, सनी, शोहेब, क्यों नहीं चलेगा? क्या कौन सी पब्लिक नहीं है? कौन सी क्लास बताओ जरा, क्लास का नाम लेके बताओ। ये क्लास हमारी पब्लिक नहीं है, यही ना? नहीं, ये क्लास पब्लिक नहीं है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसको तो हम सेम ही जगह यूज कर रहे हैं ना, इसको तो कहीं दूसरे फोल्डर में हम एक्सेस नहीं करने वाले हैं। अगर हमारी क्लास डिफॉल्ट होती है, मतलब हमने कुछ लिखा नहीं है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कहां होती है? करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, और हमारे करंट सोर्स फाइल के अंदर। इस सोर्स फाइल के अंदर कोई दूसरी क्लास बना ले, वहां यूज करना चाहे कर लेंगे। इस सोर्स फाइल के अंदर कहीं भी अगर हम करना चाह रहे हैं, बेसिकली करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कहीं करना चाह रहे हैं, कर लेंगे। इसको तो पब्लिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम दूसरे पैकेज में एक्सेस करना ही नहीं चाहते हैं। हम एक्सेस किसको करना चाह रहे थे? इसको, सॉरी कहाँ गया ये, इसको करना चाह रहे थे और इसको करना चाह रहे थे, इन दोनों को पब्लिक हमने बना लिया, और अब हम इसके अंदर यूज करना चाह रहे हैं। अब बताओ यूज हो जाएगा ना? इंपोर्ट हमने किया है और वो क्लास को हमने पब्लिक भी बनाया है। कहां पे? यहां पे पैकेज नहीं लेना, हमारे जरूरत नहीं था, हम नहीं लेना चाह रहे हैं। देखो, अगर पैकेज लोगे तो ये test.demo.class जो बनेगी वो उस पैकेज के अंदर बनेगी, और अगर पैकेज नहीं लिए तो कहां बनेगी? इसी के अंदर बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कहीं और रखना भी चाहते हो तो बिना पैकेज रखे भी कर सकते थे, कैसे? -d लगा करके, डेस्टिनेशन लिख करके, बट हम नहीं करना चाह रहे हैं अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। यहां पे बताओ क्या होगी? चलेगी ऑनलाइन? सब लोग शांत हो, मुझे अभी नहीं अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बेसिक सी चीज है। जिज्ञासा, रिया, दिव्यांशी, क्या हुआ? सब लोग शांत हो गए? सब लोग शांत हो गए भाई, ऐसा क्यों? सनी, यस सर, कंपाइल होगा शायद। कंपाइल होगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। रिया, जिज्ञासा, सर मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पता नहीं। ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा मेरी आवाज आ रही है? सर डेमो 01 और डेमो 02 को पब्लिक करके बाद में उसको कंपाइल थोड़ी ना किया है। तो वही तो कब से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब। आपने यहाँ पे इसको पब्लिक तो बना लिया, इसको भी पब्लिक बना लिया, क्या दोबारा कंपाइल किया आपने? तो जो डॉट क्लास फाइल होगी कहाँ पे? P1 के अंदर। अभी भी यहाँ पे क्या पब्लिक नहीं होगा ये क्लास? ये तो डिफॉल्ट होगा ना, ये भी डिफॉल्ट होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार, आप लोग इतने में अटक गए।
अरे बिल्कुल करना पड़ेगा, जब जब आप सोर्स फाइल में चेंजेस करोगे तब तब दिक्कत आएगी। अभी तो सेम एरर देगा ना, अभी भी वही बोल रहा है क्या, पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है। आपने सोर्स फाइल में चेंज किया, आप यूज किसको कर रहे हो, डॉट क्लास फाइल को, तो कंपाइल करोगे तभी तो रिफ्लेक्ट होगा ना। अरे कंपाइल कहाँ किए, अभी आपके डॉट जावा फाइल में रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन जो डॉट क्लास पहले बन चुकी है उसमें कहाँ रिफ्लेक्ट होगा। उसमें रिफ्लेक्ट कराना है, दोबारा उसको कंपाइल करना पड़ेगा, तो वो रिप्लेस हो जाएगी पुरानी फाइल से। तो आपको कंपाइल किसको करना पड़ेगा, उन दोनों को, ऊपर वालों को, जावासी हाइफन, उसके बाद हाइफन डी, उसके बाद हमने डेमो 02 को किया, ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब डेमो 02 अपडेट हो जाएगा। और कौन था भाई, 1 था, 1 था ना, क्या था, डेमो 01 था। करो इंटर करो, अब ये दोनों अपडेट हो गए होंगे। अब यहाँ पे दो दोनों क्लास है ना, डॉट क्लास फाइल, ये दोनों अपडेट हो गए होंगे। अब आप कंपाइल करो किसको, हाँ अब क्या कह रहा है, M2 जो है वो क्या है, M2 इज नॉट पब्लिक। मेथड को भी तो बोल रहा है, हमने किसको कॉल किया है, देखो ना, एक सेकेंड गाइस, ये जो मेथड है हमारा, ये जो हमारा मेथड है, कहाँ, ये जो मेथड है M1 और M2, क्या ये मेथड पब्लिक है कि नहीं, ये मेथड पब्लिक है, नहीं, तो पब्लिक नहीं है, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे वो क्लास हो, कहीं पे भी अगर वो पब्लिक है तभी दूसरे फोल्डर के अंदर एक्सेसिबल है, अगर पब्लिक ही नहीं है तो एक्सेसिबल नहीं होता है। इसलिए हमारा जो मेन मेथड होता है उसको हम पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। रिकमेंडेड भी यही होता है, हम अपने मेथड को पब्लिक बनाएं और डेटा को प्राइवेट बनाएं। सेग्रीगेटर में जब पढ़ाया था हमने बताया था ना, पब्लिक रखना सिखाया था, आपने बोला सर पब्लिक क्यों, हमने बोला ठीक है हटा दो, कोई बात नहीं, टेंशन हो रहा है। तो अब समझ में आपको आ रहा होगा, जो हमारे मेथड होते हैं अगर वो पब्लिक हैं तो ही वो दूसरे फोल्डर के अंदर, पैकेज के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं। देखो ना यहाँ पे हमने इस क्लास को अवेलेबल करा लिया, जब तक क्लास पब्लिक नहीं थी तब तक क्लास यहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। चलो हमने क्या किया, क्लास को अवेलेबल भी करा लिया, क्लास को पब्लिक बना के एक्सेसिबल भी कर लिया, क्लास हमारी पब्लिक है तो क्लास को एक्सेस कर लिए। लेकिन जो M1 मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करें दूसरे फोल्डर में, वो M1 मेथड पब्लिक नहीं है, तो M1 मेथड क्या बोलेगा कि हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं। अगर कहीं और आप हमको अवेलेबल भी करा लेते तो भी एक्सेस नहीं करने देंगे, क्योंकि हम पब्लिकली अलाउड नहीं है सबके लिए। तो हाँ, तो आपको जो मेथड है इसको भी पब्लिक बनाना पड़ेगा, ये भी पब्लिक आपको बनानी पड़ेगी। कंट्रोल एस कर लो, एंड जो M2 है, सॉरी हाँ ये वाला मेथड, इसको भी पब्लिक बनाना पड़ेगा। दिख रहा है क्या, कंट्रोल एस कर लो, हो गया। अब फिर से आपको कंपाइल करना पड़ेगा, तभी तो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। किसको करना है, पहले डेमो 02 को कर लो, ये कंपाइल हो गया। और अब डेमो 02 वाला हो गया, 1 वाले को कर लो, 1 वाला भी हो गया, ठीक है, दोनों के दोनों कंपाइल हो गए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, दोनों हो गए। अब हम किसको कंपाइल करने जा रहे हैं, अपने वाले को, टेस्ट वाला जो भी था, यही था ना, इसको कंपाइल करने जा रहे हैं। और इस बार कंपाइल हो गया, अब हम चलाएंगे, चल भी जाएगा जावा। उसके बाद क्या नाम था, टेस्ट 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 डेमो, लो चल गया। कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना। आप यहाँ पे कैसे कैसे यूज कर सकते थे, देखा आपने, ये कर रहा है भाई, वही जो आपने दिया था, चेंज होना है क्या, दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड आउटसाइड ऑफ दिस एप्लीकेशन, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस बॉस कर दो कर दो कर दो, हमने ही चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे इंपोर्ट किए थे कैसे, एक्सप्लिसिट तरीके से, तो इस पैकेज के अंदर हजारों लाखों क्लास इंटरफेसेस हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके इस करंट सोर्स फाइल के अंदर केवल और केवल 2 ही क्लासेस आएंगी। और अगर आप इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंप्लिसिट तरीके से, इंप्लिसिट मतलब ये एक्सप्लिसिट है, आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट, एंड उसके बाद क्या हो गया, आपने बोला P1 डॉट, उसके बाद स्टार, लो खत्म कहानी। कंट्रोल एस करो, हम फिर से कंपाइल करने जा रहे हैं इसको, किसको, हमने चेंज इसी में किया ना, टेस्ट डेमो में, तो बस टेस्ट डेमो को कंपाइल करने की जरूरत है, सबको क्यों करना, कंपाइल कर लो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है देखो जरा, एरर कैन नॉट एक्सेस डेमो 02,
कैन नॉट एक्सेस डेमो 02, ये नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बैड सोर्स फाइल .demo01.java फाइल डज नॉट कंटेंट क्लास। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है क्या? इंपोर्ट हमने किया p1.star किया, ये सब तो ठीक है। कंट्रोल S करो, इस सोर्स फाइल के अंदर ही p1 है और इस p1 के अंदर हमने बोला क्या? p1.star, तो सारे के सारे आ तो जाने चाहिए थे। फिर से करते हैं एक बार के लिए जरा, कई बार कैश मेमोरी का इशू होता है। करते हैं एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। चेंज तो हमने किया था वहाँ पे, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लीज रिमूव, मेक श्योर इट अपीयर्स इन करेंट सब डायरेक्टरी। अभी भी इसको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना तो चाहिए था। p1 इसी के अंदर है, कैपिटल स्मॉल भी नहीं है। ठीक है, हमने डॉट लगाया तो सारी सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, ये कैश का इशू हो रहा होगा, कैश मेमोरी का। पुराने टाइम पे हमने जैसे नहीं किया था उस वजह से हो रहा होगा। खैर ठीक है, कंट्रोल S करो एंड एक काम और कर सकते हैं, दोबारा इसको हम लिख करके भी कर सकते हैं कैश का अगर इशू आ रहा है तो, या हम CMD से डायरेक्ट भी कर सकते हैं जा करके। ठीक है, एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ हमसे गलती तो नहीं हो रही, ऐसे होना तो नहीं चाहिए इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में। ठीक है, इम्प्लिसिट में करने का तरीका क्या है देख लेते हैं एक बार। वैसे तरीका तो सही था, देखो ना, java.sql.star, हाँ ठीक था। हमने एक p1 पैकेज लिया था, बस वही था। ठीक है, लिया तो सही था, कोई इशू नहीं है, पैकेज तो सही है। हमने इंपोर्ट भी सही किया इसको, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? कंट्रोल S करो, अपडेट कर लो एक बार के लिए, रिफ्रेश करो इसको। ठीक है, रिफ्रेश किया एंड फिर से हम इसको कंपाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने टेस्ट डेमो को कंपाइल किया एंड स्टिल द एरर इज, हाँ ठीक है यार, अभी भी दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम जरा ChatGPT को देते हैं। अच्छा, सेव नहीं होने दे रहा है थे क्या? कंट्रोल S कर लो एक बार, नहीं एक बार और कम वो कर देते हैं। कई बार क्या होता है, चैट ये जो आपका एडिट प्लस है ये थोड़ा सा इशू करता है कैश की वजह से। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा ही दे रहा है। डेमो 02 इसको नहीं मिल रहा है, p1 के अंदर इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो एक काम करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, इसको ChatGPT को देके देखते हैं। वैसे सारा कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम करो ना, थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं इसको। ये जो आपका डेमो 01 है, इसका जो पैकेज है इसको हम कर लेते हैं com.bytecode.p1। थोड़ा सा लंबा इसको पैकेज हमने बना दिया, कंट्रोल S कर लो एंड जो डेमो 02 था ना, डेमो 02 इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लो, com.bytecode. इसको भी p1 कर लो। ठीक है, इतना कर लो, चलो p1 के अंदर हो गया। अब इन दोनों को कंपाइल करो और फिर इसको यूज करना, किसको? टेस्ट डेमो 01 को। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? com.bytecode.p1.star कर लो। अब ये अच्छा स्टार ऑलरेडी है, कंट्रोल S करो एंड इन दोनों को पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा। फोल्डर और बनेगा कुछ, कॉम से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कंपाइल करते हैं। डेमो 01 को कंपाइल किया हमने, ओके कंपाइल हो गया। डेमो 02 को कंपाइल करना है, कर लो जरा। डेमो 02 को हमको कंपाइल कर लिया, हो गया बॉस ये भी। ठीक है, अब हमने किसको कंपाइल करना है? अपने सोर्स फाइल को कंपाइल करना है। कहाँ गया हमारा सोर्स फाइल? ये रहा, कंपाइल करो। ठीक है, ये एरर अभी भी दे रहा है तो उस चीज़ को ये नहीं सही मान रहा है। ठीक है, और सारी कुछ चीज़ सही ही है। फाइल हमने चेंजेस भी किया है। ठीक है, import com.bytecode.star उसके बाद हमने दे दिया। ठीक है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कैश का इशू होगा। ठीक है, इसको हम मैनुअली कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा प्रॉपर सही है। ठीक है, तो ये होता है सेकंड वाला, अभी नहीं चल रहा है, ये थोड़ा कैश का इशू होगा। इसको डायरेक्टली अगर हम करेंगे ना, अपने फाइल एक्सप्लोरर से करेंगे, डायरेक्टली CMD खोल के वहां से जाके करेंगे तो कर लेगा। ठीक है, हमने बोला इंपोर्ट कर लो किसको? com.bytecode.p1। अब गाइस ये कॉम जो है, कॉम के अंदर बाइट कोड, यहाँ कॉम बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको डबल टाइप करो, कॉम बनाना, कॉम के अंदर देखो बाइट कोड बना, बाइट कोड के अंदर क्या बनेगा? p1 बनेगा। अब p1 के अंदर क्या है? अब ये दोनों क्लास है। अब इन दोनों को आप लेके आना चाह रहे हो, आप कहाँ पे हो? यहाँ पे। और फाइल कहाँ है? यहाँ पे, इसके अंदर। इसको लेके आ रहे हो, देखो जरा, कॉम, कॉम मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, बाइट कोड मतलब बाइट कोड के अंदर आओ, p1 मतलब यहाँ पे आ जाओ। अगर आपने डॉट स्टार कर दिया तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं ये सारे सारे अवेलेबल हो जाएंगे।
अभी 2 था, अगर 10 होता 10 के 10 अवेलेबल हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? इसको बोलते हैं गाइस इम्प्लिसिट इंपोर्ट। ये चीज होती है इम्प्लिसिट इंपोर्ट, ठीक है, ये होती है इम्प्लिसिट इंपोर्ट। आपने स्कैनर को यूज किया, डेट को यूज किया, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट, ये डेट क्लास है जावा के एसक्यूएल पैकेज के अंदर, है ना। आप यहां से भी डेट यूज कर सकते हो, न्यू डेट अगर आपको बनाना हो। इसको हम कमेंट करते हैं एक बार के लिए। हम अगर इसको यूज करना चाह रहे हैं न्यू डेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, न्यू डेट, ऐसा कुछ। आपने स्कैनर क्लास भी पढ़ा होगा ना, स्कैनर पढ़े हो ना, वो किसके अंदर है, यूटिल के अंदर है। हाँ अच्छा, पढ़ाया नहीं था। जावा डॉट क्या था, यूटिल के अंदर है ना, यूटिल डॉट आप लिखते थे ना ऐसे स्कैनर। ये क्या था, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट था। आपने यूटिल पैकेज के अंदर, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर केवल एक क्लास को आपने यूज किया, कौन सा, स्कैनर को। आप एक और तरीका अपना सकते थे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, उसके बाद डॉट लगा के, सॉरी डॉट एक हो चुका है, स्टार। ये इम्प्लिसिट था, ठीक है, ये एक्सप्लिसिट था। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लो डेट अभी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्कैनर चाहिए। स्कैनर कैसे बनता था, ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू स्कैनर, है ना, ऐसे ही होता था। इसके अंदर हम क्या देते थे, कुछ वेरिएबल देना पड़ता था ना। क्या करना पड़ता था, सिस्टम से हमें क्या करना है, सिस्टम के पास एक वेरिएबल है इन, हम क्या चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, कहां से, कंसोल से। तो ये कहां लिखा हुआ, सिस्टम के पास एक वेरिएबल है इन, तो आप इनपुट लेना चाह रहे हो ना, तो आप क्या करते थे, सिस्टम डॉट, नहीं इन, बस इतना, ये वेरिएबल था ना, ऐसे ही होता था। हाँ इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, एक स्कैनर टाइप का है, एससी में हमने रख लिया, स्कैनर के अंदर रख लिया। अब आप सिंपल सी एक लाइन प्रिंट कर दो, कुछ भी, गैस कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो यहां पे, और यहां पे लिख दो क्या, एंटर जो नेम, ऐसा कुछ दे दो, जो भी मन करे, और इसको स्ट्रिंग के अंदर रख दो जरा। ये एग्जैक्ट आपको कंसोल पे दिख जाएगा, है ना। अब जो कुछ उन्होंने लिखा उसको आप लेकर के आना चाह रहे हो, तो कैसे लिखते थे, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर आप स्ट्रिंग टाइप की चीज लेकर के आना चाह रहे हो, तो अगर आपकी इंट वैल्यू आ रही तो नेक्स्ट इंट लिखते थे, स्ट्रिंग नेम। अरे जो वैल्यू मिल रही है उसको लेकर के तो आओगे ना कहीं, और इसको प्रिंट कर लो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो। ये पढ़ाएंगे, फिर से बता देंगे किसी दिन, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे तो हम इन सबको कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, बस यूटिल को यूज कर रहे हैं, है ना, और तो कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल एस करो जरा, चलाओ इसको फिर से, CLS कर लो, सबको बवाल हटाओ, और क्या करना है, हमें यही कंपाइल करना है। एंड हमने इसको किया कंपाइल, देखो कंपाइल हो गया। हमने सेम ही चीज तो वहां भी किया था, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सेम ही चीज किया था ना, कुछ दिक्कत तो नहीं था, ठीक है, इम्प्लिसिट किया था। अब इसको अगर हमने रन किया ना, रन कैसे करोगे, जावा, उसके बाद क्या था, टेस्ट डेमो, ऐसा ही था ना। उसने क्या बोला, इंटर योर नेम, मैंने क्या नाम दिया, मुदित, अच्छा मुदित नहीं है, क्या नाम, मुकुल नाम है, मुकुल। अब ये मुकुल वाली जो वैल्यू है वो कहां पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो पता है जावा के यूटिल के अंदर जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हो गए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बफर रीडर है उसी के अंदर, स्कैनर है उसी के अंदर, बहुत सारी चीजें, हमें याद भी नहीं है, देखना ही पड़ता है जब जरूरत पड़ती है। तो यूटिलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्लासेस हैं, जितने भी आपके इंटरफेसेस हैं, वो सारे के सारे वही हैं। आप एरे लिस्ट में जब जाओगे, बेसिकली कलेक्शन में जाओगे, तो वो भी कहाँ है, यूटिल के अंदर ही है, क्योंकि वो भी यूटिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं ना। कलेक्शंस है, एरेज है, वो कहाँ है, सारे के सारे यूटिल के अंदर है। यूटिल मतलब यूटिलिटी।
तो गाइस ये था आपका इम्प्लिसिट इंपोर्ट, और आप इसको कैसे कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। इसको हम कमेंट करते हैं। ये सब यूजर डिफाइन भी होती है ना सर, क्या? जैसे ये यूटिल बना है, हाँ हाँ, ऐसे हम क्लास बना के पूरा रख ले, आप उसको चाह रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रखते भी हैं। हम तो जब पढ़ना स्टार्ट किए थे उसी टाइम किए थे ये चीज़। हमने अपना पैकेज बनाया था, उसकी जार फाइल बनाई थी, जार फाइल हम बांट के काम करवा रहे थे। जैसे हमें कुछ काम करना हुआ, जब आपको JDBC पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। जैसे हाँ बताओ, जैसे अगर मान लो जार फाइल, मतलब यहाँ पे देखो जरा, हमने यहाँ इंपोर्ट किया ना java.util को। अब यूटिल के पास, अच्छा उससे पहले जब हम इंपोर्ट किए थे क्या, P1 पैकेज के अंदर P1.demo01, P1.demo02, तो वहां से डॉट क्लास फाइल ही तो मिल रही थी। अब मान लो demo01 को, demo02 को, जो डॉट क्लास फाइल है, इनको हम किसी फाइल में, किसी फोल्डर में रख दिए, उसी को क्या बोलेंगे, जार फाइल। जार फाइल मतलब एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर डॉट क्लास फाइल क्या हो, अवेलेबल हो, क्लासेस के, इंटरफेसेस के जो डॉट क्लास फाइल है अवेलेबल हो, और जहां जरूरत है वहां पे लेके चले जाओ। मान लो हमने जार बना दिया, तुम्हें जरूरत है, तुम वो काम करना चाह रहे हो, हमने उस फोल्डर को शेयर कर दिया, कैसे भी शेयर कर दिया, तुमने इस फाइल को रखा, उस फोल्डर को रखा, अपने क्लास पाथ में जाके दे दिया, या कंपाइल करते टाइम कंपाइलर को बता दिया, बॉस यहाँ से भी चीजें पढ़ लेना तुम, जो जरूरत हो क्लास पाथ में। तो वहां भी कमांड होता है, javac-cp लिखते हैं, क्लास पाथ देते हैं, कंपाइलर को बोलते हैं अगर आपको जरूरत हो तो आप यहाँ से भी चीजों को ले सकते हो, इस फोल्डर से भी ले सकते हो, उसका डेस्टिनेशन फोल्डर दे दो। अच्छा, जैसे हम एक चीज करना चाहें, क्या बताओ? चलिए हम मुकुल यूटिलिटीज बना देते हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ, और हम चाहते हैं कि उसको अपने कुछ चीजें जो स्पेसिफिक हमने उसको डिफाइन करके उसको रख दिया, उसको हम प्राइवेट रखें, हाँ हाँ और हमारे जो डेवलपर्स बैठे हैं 20, हम उनको सिर्फ उनको यूज करने हाँ, कोई दिक्कत नहीं, होता है, उनको यूज होता है। सुनिए तो सर, उनको यूज करने दें, लेकिन वो फाइल उनको हम ना शेयर करें, मतलब वो हमने जो कनेक्शन उसके अंदर जो हमने प्रोग्रामिंग की वो कोई ना जान सके, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। अब होता क्या है, जब तुमने जार दिया तो जार देते ही क्या होगा, डॉट क्लास फाइल उनके पास पहुंच गई। अब डॉट क्लास फाइल को डिकम्पाइल कर सकते हैं, हाँ वही तो है ना? तो उसको पढ़ लेंगे ना, हमने हाँ, वो तो पढ़ लेंगे, ठीक है। वही हम चाहते हो ना देख सके। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। डॉट क्लास फाइल जब आप शेयर करोगे, जार फाइल दोगे तो वो डिकम्पाइल तो कर सकते हैं। एग्जाम में किया होता, हाँ, वो कर सकते हैं, वो चीज़ें किया जा उसने सकता क्या है। किया, तो मेरा जो बॉस था हम्म। उसने क्या था, उसका पीडी नाम था, हम्म। प्रद्युत दत्ता, पीडी यूटिल्स बना दिया था उसने, पीडी यूटिल्स। अच्छा, अपने नाम से ही, हाँ PD ठीक है। utils। हम लोग से पीडी यूटिल्स को देखते थे, उसका चेक नहीं कर पाते थे कभी। अब चलो हम तो नए थे, जो बंदे पुराने थे 4-4 5-5 साल वाले, वो भी उसकी कनेक्शन में नहीं देख पाया। अच्छा। पता नहीं ऐसी यूटिलिटीज बना दी। नहीं, उसने क्या हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बोल रहे हो, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं देख पाओगे, वही वो तो मैं बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट उसमें- नहीं। नहीं देखो, अभी मैं मान लो, सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सिंपल सी क्लास लिखी, इसकी डॉट क्लास फाइल बना लूँ, ऑनलाइन बहुत सारे डिकम्पाइलर है वहाँ जाकर दे दूँ तो डिकम्पाइल करके दे देगा। बट मान लो यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल यूज किया, नेम, अब ये वेरिएबल कहीं और से लेकर के आ रहा हूँ मैं, इन्वायरमेंट में हमने सेट किया, ये कहीं और से लेके आ रहा हूँ, ये तो यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, ये तो बस नेम दिखेगा तुम्हें, इसके अंदर क्या है तुम कहाँ देख पाओगे, नहीं देख सकते। तो तुम उसकी बात कर रहे हो, वो तो बिल्कुल छुपा होता है भाई, वो छुपाना ही होता है। जो डेटाबेस की कनेक्शंस की जो हमारी क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको छुपाना ही होता है, उसको थोड़ी ना ऐसे लिखते हैं, हम हार्ड कोड नहीं करते हैं। दूसरा डेवलपर भी ना देख सके। हाँ, कोई नहीं देख पाएगा, ऐसा ही तो होता है कंपनी। तुम्हें क्या लगता है, तुम कंपनी में हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तुम्हें डेटाबेस के बारे में पता है, तुम्हें सर्वर के बारे में पता है, घंटा कुछ नहीं पता होता है तुम्हें नहीं पता होता है, तुम्हें बस ये दे दिया गया कि इसको यूज कर लो, हो जाएगा, ऐसा ही चलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी क्रेडेंशियल्स है, उसको हमने इन्वायरमेंट में सेट किया, न कि हार्ड कोड किया। अगर हार्ड कोड कर दोगे देख लेंगे ना, वो तो अलग चीज हो गई। मैं जार फाइल दिया, उस जार फाइल में अगर कोई इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूं और इन्वायरमेंट बाहर से रखा हूं तो ठीक है, नहीं देख सकता ना वो केवल हमारी डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट कर पाएगा किसमें, डॉट जावा में। बट जो इन्वायरमेंट हमने यूज किया, सिर्फ अभी यही देखो ना, हमने नेम की वेरिएबल जो है यहाँ पे हमने सीधे दे दिया। इसमें हमने उसको एक्सपोर्ट कराया। किसको? बताइए ना सर। अच्छा ठीक है, इंपोर्ट कराया। इसको इंपोर्ट कराया सर, ये यूटिल को। हाँ हाँ, यूटिल में स्कैनर, यूटिल इंपोर्ट करा लिया। अब यूटिल के अंदर हम चाहे तो पढ़ सकते हैं ना क्या क्या रखा गया है। हाँ बिल्कुल हम ये चाहते हैं बिल्कुल कि- बिल्कुल, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, तुम इक्लिप्स खोलो, अभी सारा के सारा देख लो क्या क्या चीजें हैं। हम ये चाहते हैं कि सामने पढ़ ही ना पाए यूटिल में हमने क्या रखा है। नहीं, क्लास जो है उसको तो डॉट जावा में चेंज कर पाओगे, वो तो पढ़ सकते हो यार। क्लास में क्या लिखी है वो तो पढ़ लोगे, लेकिन उसके अंदर जो क्रेडेंशियल्स है वो नहीं जान सकते, जो डेटा है वो नहीं जान सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो चीजें नहीं जान पाओगे। बाकी क्या है वो तो देख लोगे ना, डॉट क्लास जो वो तो देख लोगे, लॉजिक क्या है, लॉजिक का मतलब उसके अंदर जो क्रेडेंशियल्स है वो नहीं जान सकते तुम, ठीक है। यही तो होता है, नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है, लोग उड़ाने दो पैसा लोगों का।
सोचो अभी करोड़ों की अभी ट्रांजेक्शन होती है कंपनियों में, आप डेवलपर, आपकी सैलरी कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़ की ट्रांजेक्शन एक दिन में चल रही है, उनको पता चले तुरंत हटा दे नहीं दे? हो सकता है, देख लो, कोई नहीं। तो यहाँ पे भी चल रही है ना कोड हमारा, हमने बोला विष्णु, अब ये विष्णु स्टोर हो गया होगा। गाइस देख रहे हो क्या? ये था एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, आपने java.util पैकेज के अंदर केवल एक क्लास को यूज किया, और यहां पे आपने क्या बोला, java.util के अंदर जितने भी क्लासेस इंटरफेस सारे के सारे अवेलेबल हो जाएं। ये होता है इम्प्लिसिट इंपोर्ट, ये होता है इम्प्लिसिट इंपोर्ट जो हमने किया था अभी। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, परफॉर्मेंस आपका डाउन हो जाता है, ये रिकमेंडेड है, इसको हमें करना होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या गाइस? मेरी बात समझ में आ रही क्या आपको? आप लोग बता सकते हो गाइस, आप लोग बता सकते हो। चलो इसको भी हम क्या करते हैं, एक बार के लिए कमेंट करते हैं। आपका पुराना जो दोस्त है बाइट इंटीजर, जो प्रिमिटिव आप पढ़ते आ रहे हो, उसके रैपर क्लास बने होते हैं ना उससे करस्पॉन्डिंग में, उसके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वहां से अब हम क्या देखेंगे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। देख लिया ना, समझ लिया ना गाइस? इम्प्लिसिट इंपोर्ट, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, यहां कोई दिक्कत किसी को? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में कोई दिक्कत किसी को? देखो यहां पे लिखा भी है इंपोर्ट स्टेटमेंट, व्हाई वी नीड इट, विदाउट इंपोर्ट मस्ट बी यूज फुल्ली क्वालिफाइड नेम फॉर एवरी टाइम। अच्छा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम होता है क्या, ये भी देख लो जरा, एक बार देख ही लो। जैसे मान लो आपने यहां इंपोर्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपके इस सोर्स फाइल के अंदर ये स्कैनर क्लास अवेलेबल हो चुकी है ना, आ चुकी है। कौन सी क्लास? स्कैनर क्लास अवेलेबल हो चुकी, कहां पे? आपके करंट सोर्स फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर क्या आ चुका है, स्कैनर। तो कहीं भी आप स्कैनर को डायरेक्ट यूज कर पा रहे हो, देखो ना आपने यूज किया न्यू स्कैनर, आपने यहाँ स्कैनर डायरेक्टली यूज किया ना। अगर मान लो आप यहाँ इंपोर्ट नहीं करते तो अब क्या करना पड़ता, आपको हर जगह लिखना पड़ता है क्या, ये जो बॉस स्कैनर है ना, स्कैनर कहां से आया, आपको लिखना पड़ता util डॉट स्कैनर, ऐसा लिखना पड़ता। यहां भी आपको क्या लिखना पड़ता, java.util डॉट स्कैनर। तो किसी भी क्लास को जब हम कहीं एक्सेस करते हैं, उसके पैकेज के नेम के साथ अगर एक्सेस कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो अगर हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी या करंट हमारे सोर्स फाइल या जावा के डिफॉल्ट पैकेज के अंदर कोई क्लास इंटरफेस नहीं है, किसी दूसरे फोल्डर में कोई क्लास इंटरफेस है, उसको हम यूज करना चाह रहे हैं, तो एक तरीका इंपोर्ट कर लो। अगर आपने इंपोर्ट कर लिया तो उसके क्लास के नेम से आप यूज कर पाओगे शॉर्टकट तरीके से। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया तो जहां जहां आपने एक्सेस किया वहां वहां क्या करना पड़ेगा, उसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम से उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उसके पैकेज के नेम के साथ उसको यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करो, यहां पे भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। कंपाइल कर लो, सॉरी इतना लंबा कंपाइल क्यों करना, ये तो नहीं कंपाइल करना था, हमें क्या करना था, जावा सी क्या नाम था, टेस्ट डेमो, ऐसा ही था ना, टेस्ट डेमो डॉट जावा। दिख रहा है क्या, कंपाइल भी हो गया। अब हमें क्या करना है, टेस्ट डेमो ऐसा रन करो, रन भी हो गया। मैंने क्या बोला, शिवा, ठीक है, इसको बड़ा कर दें क्या गाइस, दिखाई दे रहा है, शिवा आ गया है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते थे। अच्छा मान लो अगर हमने यहाँ पे एक्सेस नहीं किया इसको इस तरीके से, तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, बॉस एक एरर आएगी, ये स्कैनर क्या है हमें नहीं पता, क्या हुआ, गाड़ी बीच में है क्या, ठीक है। यहाँ पे हमने इस साइड देखो, इसको स्कैनर को फुल्ली क्वालिफाइड नेम से यूज किया, एक्सेस किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने बताया कौन से पैकेज के अंदर है, वो पैकेज देखो java.util पैकेज JDK के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, उसको हमें खुद से बुलाना पड़ता है, क्योंकि डिफॉल्ट पैकेज के अंदर नहीं है, ये यूटिलिटी से रिलेटेड है। सारे कुछ अगर लेकर के आ ही जाओगे, जिसको यूज भी नहीं करो तो आपका स्लो नहीं हो जाएगा कंपाइलेशन वगैरह। इसीलिए जो डिफॉल्ट है लैंग्वेज के फंडामेंटल से रिलेटेड है, उसको java.lang के अंदर रखा गया है। जो यूटिलिटी से रिलेटेड है उसको यूटिलिटी के अंदर, यूटिल के अंदर रखा गया है। जो एसक्यूएल से रिलेटेड उसको एसक्यूएल के अंदर रखा गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रखा गया है। तो यहां पे तो हमने यूज कर लिया, बट यहां पे तो एरर देखने को मिलना चाहिए। कंट्रोल एस करो, फिर से कंपाइल करो, कंपाइल करो। हमने किया कंपाइल,
देखो एरर मिला ना, एक एरर मिला क्या, यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये स्कैनर क्लास क्या है हमें नहीं पता, हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बोला ना वही चीज। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ेगा। कंट्रोल सी करो एंड यहाँ पे भी आके कंट्रोल वी करो। ये पहला तरीका था, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। अब जितनी बार तुम इसको यूज करोगे उतनी बार इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पैकेज। 2 बार आपको लिखना पड़ा ना, देखो यहाँ पे, यहाँ भी लिखना पड़ा, यहाँ भी लिखना पड़ा। जितनी बार आप इसको एक्सेस करोगे उतनी बार लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या था, आप इसको इंपोर्ट कर लो ना एक बार। आपने इंपोर्ट कर लिया तो अब ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब स्कैनर कहाँ से आएगा, एक ही तो स्कैनर है, कहाँ से आया, java.util से आया। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अब तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यही चीज वहां नोट्स में भी बोला जा रहा है, कुछ अलग नहीं है। Without import must be use fully qualified name every time, increase code length and reduce readability। अगर हम fully qualified name हर बार लिखेंगे तो हमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, रीडेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें बार बार लिखना पड़ेगा, लाइन ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड बढ़ जाएगा फालतू में। देखो यहाँ पे वही चीज है, एरे लिस्ट का एग्जांपल ले लिया हमने, स्कैनर का लेके दिखाया था। एरे लिस्ट कहाँ है, यूटिल के अंदर है, कलेक्शन के जितने भी हैं। ये कौन लोग हैं भाई बार बार सीटी मार रहे हैं, साइड में है ना गाड़ी तुम्हारी, छोड़ो बजाने दो। यहाँ इंपोर्ट अगर तुमने यूज किया तो बस डायरेक्टली देखो एरे लिस्ट को ही तुमने यूज कर लिया। अगर इंपोर्ट नहीं यूज किया था तो लिखना पड़ा java.util.arrayList, अभी जैसे हमने किया था, जस्ट सेम। अब देखो टाइप ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट 2 तरीके का है, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, दूसरा इम्प्लिसिट इंपोर्ट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, इंपोर्ट java.util.arrayList, जैसे हमने क्या था, इंपोर्ट java.util.scanner, जैसे हमने किया था p1.demo01, p1.demo02। इसमें क्या होता है, किसी पैकेज के अंदर के किसी स्पेसिफिक क्लास या इंटरफेस को हम क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और यही रिकमेंडेड भी होता है, जिसको हम अवेलेबल कराएं केवल वही का वही आए, बाकी सब लोग ना आ जाएं। इम्प्लिसिट में क्या होता है, हमने सीधे लिखा क्या, पैकेज का नाम लिखा। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है, जैसे java.util.star हमने किया तो यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस इंटरफेसेस हैं ये सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर यूटिल के अंदर कोई और पैकेज होता, तो यूटिल के अंदर अगर p1 होता फोल्डर, उसके अंदर मान लो कुछ और क्लासेस होती तो वो अवेलेबल नहीं होगी। केवल हमारे इस पैकेज के अंदर यूटिल के अंदर यानी java.util के अंदर जितने भी क्लास और इंटरफेस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अगर कोई फोल्डर है, कोई और पैकेज है, सब पैकेज है, वो अवेलेबल नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? उसके अंदर हाँ, यूटिल के अंदर जो क्लास और इंटरफेस है वो अवेलेबल हो जाएगी। उसके अंदर कोई और पैकेज अगर मान लो है, p1 है, पैकेज 1 है, p2 है, उसके पास कोई और क्लास है तो वो सब अवेलेबल नहीं होने वाली है। मेरी बात समझ गए ना? रिकमेंडेड यही होता है, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता है? रिड्यूस रीडेबिलिटी ओनली व्हेन यूज, जब हमें क्या होता है कि हमारा स्पीड मैटर नहीं कर रहा है, हमारा परफॉर्मेंस मैटर नहीं कर रहा है, बस हमें क्या करना है, साफ सुथरा दिखाना है, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपने इम्प्लिसिट यूज किया और किसी एक पैकेज के अंदर 3 4 5 8 10 क्लास को इंटरफेस को यूज करना है तो लिख लो इम्प्लिसिट। परफॉर्मेंस इशू नहीं है, स्पीड नहीं चाहिए तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, लाइन ऑफ कोड तो कम रहेगा। इंपोर्ट में एम्बिग्यूटी कब आती है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा ज्यादा। जैसे मान लो, मानना क्या है देख लेते हैं। यहां पे हमने डेट को किया था गाइस, हमने क्या किया, इंपोर्ट java.sql.date, एक डेट हमारे पास है। और हम क्या किए, स्कैनर को अभी बंद कर दे क्या, यहां इसको बंद कर दे क्या एक बार के लिए। हमने जो डेट है इसको हटा दिया, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। एक ही तो हमारे पास डेट था ना, वो डेट कौन सा था, java.sql पैकेज के अंदर का जो डेट है उसी को हमने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है यार। आल्ट टैब करो, फिर से कंपाइल करो, कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं आएगा। कंफ्यूजन क्यों ही आएगा, नहीं आया कंफ्यूजन। इसको हमें क्या करना है, अच्छा हमने किसको कंपाइल किया था बॉस, हमने कंपाइल किसी और को कर दिया था ना, जावासी क्या था, टेस्ट डेमो डॉट जावा, यही था। कंपाइल करो, कंपाइल करो, एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड। अच्छा ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, न्यू डेट है नहीं, कहाँ पे, हमारे इसके अंदर, हमारे जो ये डेट है कहाँ पे, java.sql, एसक्यूएल के अंदर जो डेट है उसके पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। एक काम करो, कोई बात नहीं, हम कंस्ट्रक्टर देख ले रहे हैं, कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर है। आप यहाँ से भी देख सकते थे या आप यहाँ से भी देख सकते थे, क्रोम से भी देख सकते थे, रटने की जरूरत नहीं है।
मैं भी नहीं रटता, मैं आपको भी नहीं बोलूंगा रटने की जरूरत है। जब भी आपको जरूरत पड़े आप तुरंत देख लो। सॉरी, जावा डॉट यूटिल डॉट क्या था, डेट, सॉरी डेट, बस इतना लिख दो, वो तुरंत दे देगा तुम्हें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे पहुंच जाओ, ऑफिशियल जो की हो उसके अंदर देख लो कौन कौन सी क्लासेस हैं। जावा 8 को अच्छा माना जाता है, स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया था। देखो ये कहाँ पे है, जावा डॉट यूटिल के अंदर, ये आपका डेट क्लास है। इसके पास देखो कंस्ट्रक्टर कहाँ है, कंस्ट्रक्टर कहीं दिखेगा तुम्हें, इन्होंने लिखा तो होगा कंस्ट्रक्टर। डेट ये दिख रहा है, allocate a date object and initialize it so that represent the time at which it was allocated measured to be। और ये सब भी चीजें बता रहा है। ये जो डेट है ना, आप अपना डेट पर्टिकुलर दे भी सकते हो, कोई कस्टमाइज डेट दे सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो क्या? कस्टमाइज डेट आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने दिया इंट में ईयर दे सकते हो, मंथ दे सकते हो, डेट दे सकते हो, 3 चीजें दे सकते हैं। हम बिल्कुल दे लेंगे, अभी दे देंगे। लेकिन ये क्या किया गया, डिप्रिकेट किया गया, दिख रहा है क्या? अब ये आपको रिकमेंडेड नहीं है। डिप्रिकेट का मतलब ये चल तो रहा है, लेकिन उसको उन लोगों ने बोला कि अब बॉस आगे मत चलाओ, इसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको आगे मत यूज करो, इसलिए डिप्रिकेट कर दिया गया। पहले चलता था, ठीक है, ठीक है। नहीं, सारे नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने लॉन्ग डेट दे दिया ना, तो ये चल जाएगा, ठीक है। आपने लॉन्ग में डेट दे दिया, ये भी चल जाएगा। allocate a date object and initialize it to represent the specific number, specified number। आप मिली सेकेंड में नंबर दे रहे हो यार, है ना, मिली सेकेंड में दे रहे हो नंबर, और ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, आप स्ट्रिंग दे सकते हो एज अ जेडीके ऑफ वर्जन 1। अच्छा, 1 में आप स्ट्रिंग जो भी आप दे रहे हो उसको क्या करेगा, डेट में कन्वर्ट कर देगा। अरे मेरा मतलब सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे आप डेट दे रहे हो ना, आप यहाँ स्ट्रिंग में भी डेट दे सकते हो, जो भी आप दोगे उसी को वो डेट मान लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? या फिर आप डेट दे सकते थे, मतलब इंट में वैल्यू दे सकते थे, ईयर दे सकते थे कॉमा करके, आप मंथ दे सकते थे कॉमा करके, आप और भी चीज़ें दे सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बस इतना ही रखा, कुछ और नहीं दिया। अब एक बार फिर से कंपाइल करके देखते हैं क्या कर रहा है ये। कंपाइल करो जरा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इक्लिप्स भी शायद हमारा ओपन हो गया होगा, हाँ हो जाना चाहिए अब तक तो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दे रहा है, इनकम्पिटेबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द लॉन्ग। अच्छा, लॉन्ग इसको मान रहा है, ठीक है, और लॉन्ग के अलावा ये कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। सारे डिप्रिकेटेड कर दिए। एक काम करो, इसको लॉन्ग चाहिए ना, आप इंट दे दो, इंट तो लॉन्ग में चला जाएगा, लॉन्ग में चला जाएगा ना, इंट तो लॉन्ग में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लॉन्ग चाहिए था, हमने लॉन्ग दे दिया। लॉन्ग में बेसिकली क्या करना है, उसको जो भी आपका डेट है उसको मिली सेकेंड में चेंज कर देना है और उसको दे देना है। वो क्या करेगा, फिर कंपाइल कर लेगा। कंपाइल कर लिया ना, अब उसको आपने प्रिंट किया था, हाँ शायद किया था, अगर किया होगा तो अभी मिल जाएगा। जावा स्पेस क्या था, टेस्ट डेमो, ऐसा कुछ था, मिल गया, दिख रहा है। हमने बस क्या दिया, देखो ना, हमने यहाँ पे क्या दिया, लॉन्ग में वैल्यू दिया। अब इसको कन्वर्ट किया इसने किस में, जो अभी आप यहाँ देख रहे थे, कहाँ गया, इस पे था ना, लॉन्ग वाला कहाँ है, ये रहा, ये डेट। allocate a date object and initialize it to represent the specified number of millisecond। ये जो नंबर आपने दिया था ना, ये क्या था, मिली सेकेंड में था। इसको जब आप चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, ईयर में, मंथ में और चीज़ों में। एक स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया होगा कि यहाँ से बेस मानते होंगे, है ना, जीरो मतलब कुछ ना कुछ तो बेस बनाया होगा। अगर हमने जीरो दिया तो देखते हैं बेस क्या बनाया इन्होंने, कंट्रोल एस करो। अब क्या देना चाहिए, स्टार्टिंग की चीज़ें देनी चाहिए ना। अब देखते हैं कहाँ इसको स्टार्ट उन्होंने किया, इसको में क्या देंगे, खुद ही देख लेते हैं। जब आप इस तरीके से काम करोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि कभी आपने रटने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को देख भी पा रहे हो कि कहाँ से हमें देखना है। देखो 1970 1 इसको इन्होंने बेस इससे पहले का डेट कहाँ से देंगे, ये नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। अगर उससे पहले का डेट देना हो तो आप स्ट्रिंग में लेके जाना देना। चलो ठीक है, ये हमारा ओपन नहीं हुआ क्या, अभी इतना टाइम ले रहा है। अच्छा, इक्लिप्स टाइम लेता है, ठीक है। गाइस यहाँ अभी देखो मुद्दे की बात यह है, आपके पास एक डेट था, आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक और डेट क्लास है, वो कहाँ पे है, इंपोर्ट जावा डॉट और क्या था, यूटिल के अंदर भी है, यूटिल डॉट डेट। एक और डेट है गाइस दूसरे पैकेज के अंदर। आपने दो डेट अवेलेबल करा लिया सेम सोर्स फाइल के अंदर। अब आपका कंपाइलर किसको प्रायोरिटी देगा, किसको देगा, दोनों कैसे एक्सप्लिसिट हैं, दोनों देखो एक्सप्लिसिट हैं। दोनों को आपने जबरदस्ती बुलाया है, आपने बोला ये डेट यहां से आ जाओ, ये डेट यहां से आ जाओ, दोनों एक्सप्लिसिट है, तो उनकी जो प्रायोरिटी दोनों सेम है।
और दोनों मुंह उठा के पहुंच गए हैं, किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए? कंपाइलर यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा बॉस दोनों की प्रायोरिटी लेवल सेम है, दोनों को आपने खुद से बुलाया था और दोनों का नाम सेम है, इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे कंफ्यूजन होगा। कंपाइलर हाँ एरर तो आएगा, एरर पढ़ लो जरा, एरर क्या है इतना लंबा। अच्छा ऑब्वियस भी चल रहा है ना, ये तो हमें लग रहा है हम पानी पी के आ सकते हैं। अटक गया क्या? ठीक है, एरर दिख गया। अ टाइप, अच्छा इतना देर दे रहा है, ठीक है। अ टाइप विथ अ सेम सिंपल नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड, दिखाई दे रहा है क्या? अ टाइप विथ अ सेम सिंपल नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द सिंगल टाइप इंपोर्ट अपडेट। यहां पे भी डेट है, और कहां पे था? एक जगह और डेट था, यूटिल के अंदर है, और कहां है? इसी को बोल रहे हैं कि पहले से मौजूद है, ठीक है। पहले से मौजूद का मतलब यूटिल बाद में हमने लिखा होगा, देखो जरा, हाँ बिल्कुल यूटिल बाद में लिखा। ये कह रहे हैं डेट पहले से ही मौजूद है, फिर से तुमने डेट को क्यों से फिर से किया, इंपोर्ट किया कहीं और से? दोनों का नेम सेम है, सेम नाम का फाइल पहले से ही मौजूद है, तुम फिर से उसको क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। तो किसको हमें काम करना है, नहीं समझ में आ रहा है। मान लो एक को एक्सप्लिसिट कर लेते हैं, यहां पे देखो जरा। अब ये जो है यूटिल, इसको हमने क्या बोला? इंप्लिसिट कर लिया। अब जो इंप्लिसिट हम इंपोर्ट करते हैं उसको प्रायोरिटी कम मिलती है, और जो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करते हैं उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। अभी भी दोनों डेट हैं। एक डेट कहां से आया? जिसको हमने इंप्लिसिटली बोल लिया कि java.util पैकेज के अंदर जितने भी लोग हो सब लोग मुंह उठा के आ जाओ भाई, सबको हमने एक बार में निमंत्रण दे दिया। और एक दूसरा डेट कौन सा? उसको हमने स्पेशल आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया बेसिकली। उसको हमने बोला बॉस आप आ जाओ वहां से। मेरी बात समझ लो, मान लो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को मैंने अलग से बुलाया, स्पेशली उसको नाम लेकर के बुलाया स्टेज पे, और दूसरा मैं किसको बुला रहा हूं? सारे के सारे जो स्टूडेंट है ना, आप लोग आ सकते हो। तो वैल्यू किसकी ज्यादा की जाएगी? जिसको मैंने एक बंदे को नाम लेके बुलाया, वही ना। तो हाँ, एक्सप्लिसिटली अगर जिसको आपने अवेलेबल कराया उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। यहां भी देखो ना, इंप्लिसिट हमने इंपोर्ट किया है, डेट यहां भी आ रहा है, कहां से? यूटिल से, यहां से भी आ रहा है डेट, यहां से भी आ रहा है, बट यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पे कंपाइल हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ? पता है डेट कहां से आ रहा होगा? जिसको हमने एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट किया था। अगर ये चीज खुद से भी करना चाहो तो करके देख सकते हो, क्या ही करना है, खुद का पैकेज बनाओ, वहां पे इम्प्लिसिट इंपोर्ट करो, एक को एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करो, दोनों का क्लास का नाम सेम रख दो, सेम चीज वहां भी हो जाएगी। हम प्री डिफाइन के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए कि हम पहले से जो चीजें बनी उसको यूज कैसे करेंगे। क्या सारा कुछ रटने की जरूरत है? नहीं रट सकते यार, चांस ही नहीं है। चीजों को आपको देखना पड़ेगा। हम फंडामेंटल क्यों पढ़ाएं? आपको चीजें समझ में आ जाए, कोडिंग कैसे काम कर रही है, लैंग्वेज लिखने का तरीका क्या है, उसके बाद आप काम कर पाओगे। एक और प्रायोरिटी देख लो जरा। मान लो देखो, दो डेट आपको दिखा, एक एक्सप्लिसिट एक इंपोर्ट, दो दिखा। अब एक और मान लो, अगर मान लो इसी क्लास के अंदर एक और डेट हम क्लास बना देते खुद से, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में भी है, एक्सप्लिसिट भी इंपोर्ट किया गया, इंप्लिसिट भी इंपोर्ट किया गया। अब किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी? ये भी तो इंपॉर्टेंट है, देखना तो पड़ेगा। इंप्लिसिट इंपोर्ट में और एक्सप्लिसिट इंपोर्ट में कौन जीतता है? एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी आ गई, तब भी सबसे प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगी? एक्सप्लिसिट वाले को, जिसको बुलाया गया है। अगर नहीं विश्वास है तो करके देख लो जरा। अच्छा विश्वास है तो इसको एक काम करो, कहीं रख लो, Ctrl+C करो, इसको तुम रख सकते हो कहीं पे, ठीक है। रखने का मतलब इसके अंदर रख लो, या एक काम करो, इसको हम और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को कल देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बट एक चीज़ देख लो जल्दी से, इसको हम कल आपको प्रूव करके दिखा देंगे। 10 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। मान लो एक हमने डेट क्लास बनाई, ये डेट क्लास हमारी खुद की है, दिख रहा है? ये हमारी खुद की डेट क्लास है गाइस। Ctrl+S करो, इसको सेव कर लो। डेट कहाँ सेव हो रहा है? सोर्स फाइल के अंदर। हाँ ठीक है, गुड, कर लिया हमने। अब बताओ यहां पे इसके अंदर कहां गया? टेस्ट डेमो दिख रहा है कहीं? हाँ ये दिख रहा है। अब इसके अंदर डेट कहां से आ रहा है? एक तो डेट यहां एक्सप्लिसिट आ रहा है एसक्यूएल के अंदर से, एक डेट कहां से आ रहा है? इंप्लिसिट से। एक डेट कहां से आएगा? हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस फोल्डर के अंदर भी एक डेट बना होगा यहाँ पे, ये यहां से भी तो डेट आएगा ना। अच्छा मान लो एक डेट हमने इसके अंदर भी बना लिया तो, सॉरी क्या था? क्लास था, क्लास है, डेट है। अब बताओ चारों जगह डेट है। अब यहां डेट कहां से आएगा? इस लाइन में जो डेट यूज किया जा रहा है वो कहां से यूज किया जाएगा?
सबसे पहले एक्सप्लिसिट होना चाहिए। अगर एक्सप्लिसिट से इंपोर्ट, देखो यहाँ से इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगा। और ये भी है, अगर यहाँ से कॉल होगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लेना नहीं चाहिए। अगर 0 ले रहा है इसका मतलब क्या है, एसक्यूएल से ले रहा है। यहाँ पे तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो 0 टाइप का पैरामीटर ले रहा हो, नहीं बनाया। हाँ, वही तो इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी मिल रही है वही तो देखना है। कल हम प्रैक्टिस करके दिखा देंगे, इसको प्रूव करके दिखा देंगे। जो आज मैं बातें कर रहा हूँ कल मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा 10-5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि अलग से मुझे फोल्डर बनाना होगा, पैकेज बनाना होगा, फिर करके दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ भी कोई पैकेज सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ भी है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, यहाँ भी है ना। इसके अंदर भी डिफॉल्ट ही तो है, यूटिल के पास भी डिफॉल्ट है। इसके पास क्या है, जो लॉन्ग ले रहा है। अगर लॉन्ग ले रहा है इसका मतलब इसको मौका मिल रहा है। करो कंट्रोल एस करो, आल्ट टैब करो, चलाओ, देखो किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगा कि कंफ्यूजन होगा, कहीं कंफ्यूजन होगा। आपने एक्सप्लिसिटली किसी को बुलाया है, स्पेशल आपका वो क्या है, गेस्ट है, तो 1000 गेस्ट आ जाए मुंह उठा के सेम नाम से, फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको आपने स्पेशली बुलाया उसको सबसे ज्यादा वैल्यू दोगे, है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू उसी को दोगे। भले ही सेम टाइप के गेस्ट आपके बहुत सारे हों, कोई आपके घर में गेस्ट आके बैठा है, कोई आपके पड़ोस वाला गेस्ट है, मतलब आपका ही गेस्ट है। जैसे मान लो आप कोई रिसेप्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने किसी एक गेस्ट को, सारे के सारे गेस्ट ही हैं, किसी एक गेस्ट को स्पेशली बुलाया, उसको मुख्य आप क्या बोलते हो, मेन गेस्ट बोलते हो या फिर जो भी बोलना हो, हाँ नेताजी को बुलाया। एक गेस्ट को बुलाया, गेस्ट की बात कर लो। एक और गेस्ट है आपके फैमिली की तरफ से, आपका ही गेस्ट है वो भी, उसको आपने स्पेशली नहीं बुलाया, आपने फैमिली को बोल दिया भाई जितने फैमिली मेंबर हैं, जितने रिलेटिव हैं, सबको बुला लेना यार, सब गेस्ट को देखा जाएगा। वो भी गेस्ट हैं, आपके फैमिली के बगल वाले जो गांव के हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, वो भी तो गेस्ट हैं, उनको भी कार्ड बांटे हैं आप, सबको बांटे हैं, वो भी आ गए मुंह उठा के खाने। और कौन आया, आपके घर के भी कोई गेस्ट हैं, आपके रिलेटिव, मतलब आपके पर्सनल कोई हैं, आपके मित्र हैं, आपके साले हैं, आपके जीजा, वटेवर जो भी कुछ है, वो भी गेस्ट हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, जिसको आपने एक्सप्लिसिटली बुलाया था। उसके बाद किसको मिलेगी, जो आपके घर के अंदर है, सोर्स फाइल के अंदर है, आपके जीजा जी, आपके साले साहब, जो आपके बहुत करीब के हैं, मतलब सोर्स फाइल के अंदर है। उसके बाद इनको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद किनको मिलेगी, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, जो सामूहिक में गेस्ट आए थे उनकी नहीं, उनको सबसे लास्ट में। तो इम्प्लिसिट इंपोर्ट को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है। सबसे ज्यादा किसको मिलेगी, एक्सप्लिसिट को। उसके बाद किसको मिलेगी, करंट सोर्स फाइल के अंदर जो हमने लिखा है। करंट सोर्स फाइल का मतलब क्या हुआ, इस सोर्स फाइल के अंदर अगर कोई क्लास है तो उसको प्रायोरिटी दोबारा मिलेगी, दूसरे नंबर पे मिलेगी। तीसरे नंबर पे किसको मिलेगी, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी। गाइस ये करंट सोर्स फाइल है, करंट सोर्स फाइल, ये कल सोर्स फाइल, ये क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो एक्सप्लिसिट है। दूसरे नंबर पे किसको, जो करंट सोर्स फाइल में है, जैसे कि ये हुआ। तीसरे नंबर पे किसको, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। और लास्ट में किसको मिलेगी, जो इंपोर्ट है, जिनको सामूहिक तौर पे बुला लिया गया गांव वालों को, वो भी तो गेस्ट ही है। मेरी बात समझ रहे हो, इस चीज को कल प्रूव करके देख लेंगे और यहीं पे आपका इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस एक चीज बचेगा, स्टैटिक इंपोर्ट, वो हम देख लेंगे। स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और आपका ये जो एक्सपोर्ट तो यूज नहीं करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, हाँ उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट बचेगा। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ये आपका पब्लिक है ना, डिफॉल्ट है, फाइनल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ऑलरेडी आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ चुके हो। एपी बचा है, उसको हम देख लेंगे, चीज़ें वो कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बचा है, 1-2 दिन के अंदर आपका फाइनल हो जाएगा। 1-2 दिन आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा गाइस। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है क्या, आप प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। आप नोट्स की हेल्प ले सकते हो प्रैक्टिस के दौरान। गाइस किसी को कोई दिक्कत है, रिकॉर्डिंग स्टॉप